Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 8th of March. Now, 8th of March is celebrated as International Women's Day. So let's take this opportunity and thank all the women in our lives जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, and so let's wish them a very very happy International Women's Day. Now on this day, just remember one thing. देखिए, this day is celebrated not to make women stronger. Women are already very very strong. This day is celebrated to change the way we perceive, the world perceives that particular strength जो women के पास already है. So let's change the mindset. हम उस mindset को change करने की कोशिश करते हैं. We are the youth of this particular country and actually we are the ones जो कि इस particular mindset को change कर सकते हैं. So let's try and change the mindset जहां पर हम women को strong बनाने की कोशिश ना करें. They are already very very strong. हम उस strength को समझने की कोशिश करते हैं. So on that note, let's start with the editorial discussion. आज हमें दो editorial को डिस्कस करना है. Now, first of all, we'll talk about women के workforce के बारे में. Female workforce को हम किस तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से उनके जो उनका पोटेंशियल है उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. एंड सेकंड विल टॉक अबाउट द पेशावर अटैक. आपने कल न्यूज में देखा होगा पाकिस्तान का जो एक प्लेस है पेशावर, वहां पर रिसेंटली एक बॉम्बिंग हुई है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है. तो उस चीज के बारे में बात करेंगे कि हाउ शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, एंड हाउ दिस इज थ्रेटनिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. तो इस सब चीजों के बारे में हम समझेंगे. देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस अदर एडिटोरियल्स आल्सो. दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल जो है टॉक्स अबाउट, आपको याद होगा केरला के अंदर देयर इज अ वन मीडिया का केस आया होगा. आपको याद है हमने इसके बारे में बात की है एक बार, काफी डिटेल के अंदर बात की हुई है. उसी चीज को फिर से आप रेट किया गया है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. सेकंड, अगेन ये वुमेन के हिसाब से एक और आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है जहां पर चाइल्ड केयर और वुमेन वर्कफोर्स को किस तरीके से मैनेज करती है उसके बारे में लिखा हुआ है. बट मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉइंट्स इसके अंदर है ना, मैंने उसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिए. मतलब इसके पॉइंट्स मैंने काफी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं. सो जो हम आज एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वुमेन्स के अंदर, that will be actually a kind of symbiosis of this and this. ठीक है, दोनों का एक टाइप का मिक्सचर होगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी रीप द पोटेंशियल ऑफ फीमेल वर्कफोर्स. किस तरीके से हम वुमेन्स को जो वर्कफोर्स के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखेंगे, जब से कोविड वगैरह आया है, तब से वन थिंग दैट हैज बीन लार्जली अडॉप्टेड, दैट इज डिजिटल एंड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज. ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है. और डिजिटल एंड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज के इंक्रीज होने के कारण देयर इज अ इंक्रीज्ड नीड. हमें देखा गया आसपास में कि पर्सनल केयर का जो नीड्स वगैरह काफी इंक्रीज हो गई है. जैसे कि देखिए, जो सिक पीपल है, एल्डरली पीपल है, बच्चे हैं, उन सब के देखभाल के लिए जो नीड्स वगैरह वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है. और उस चीज को केटर करने के लिए वन ऑफ द जो स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स आया है दैट इज डिजिटल एंड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज. और अगर आप डिजिटल एंड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है डिफरेंट जेंडर्स को, स्पेशली वुमेन्स को. ठीक है, वुमेन्स को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वो करता है, प्रोवाइड करता है. देखिए, इस पर्टिकुलर लाइन का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि कोविड के टाइम में आप जानते हैं कि जो डिमांड है हेल्थ केयर वर्कर्स की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है. नर्सेस की, मिडवाइफ्स की, इन सबकी जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो गई है. तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं. और जो वुमेन्स है उनके लिए एक टाइप का एडिशनल एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है. ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे विन विन का सिचुएशन हो रहा है. अब देखिए, जो गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी होती है, व्हाट इज द गिग, एक टाइप का गिग इकोनॉमी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर. कॉन्ट्रेक्चुअल आप सिंपल वर्ड्स में फ्रीलांसिंग कह सकते हैं. जो फ्रीलांसिंग होता है, जो कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं गिग इकोनॉमी का पार्ट. सेकंड चीज होती है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी. ये आप कह सकते हैं कोई डिजिटल इकोनॉमी जो है, कोई भी डिजिटल चीजें हैं उसके ऊपर अगर आप कोई भी ऐसे वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, दैट कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी. अब तो गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है ना, ये सब इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करता है. मतलब एक इंसान अपने हिसाब से काम कर सकता है, अपने हिसाब से बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर किसी भी अपने ऑफिस आवर के टाइम में काम कर सकता है, अपने हिसाब से जो चाहे वो काम कर सकता है. मतलब ही नीड्स नॉट स्टिक टू जॉब ऑफ 9 to 5. मतलब उस पर्टिकुलर जॉब की टाइमिंग से मतलब स्टिक होने की जरूरत नहीं है. वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीलांसिंग चूज कर सकता है. नो, देखिए, ऐसे लोग जो कि हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के अंदर इन्वॉल्व थे, वो उन लोगों ने पैंडेमिक के टाइम में काफी ज्यादा हेल्प किया है. देखिए, अगर आप 2 साल पहले जाएंगे तो शायद हेल्थ एंड पर्सनल केयर को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी. बट राइट नाउ हम जानते हैं कि अगर हमें पैंडेमिक से बचना है, अगर हमें पैंडेमिक से बाहर निकलना है, या फिर अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे हम पैंडेमिक से अगर बाहर निकल पाए हैं और इतने सेफली बाहर निकल पाए हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जाता है जो कि हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के अंदर इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग नर्सेस, इंक्लूडिंग मिडवाइफ्स. हर वो पर्सन जिन्होंने हमारी देखभाल की है, जिन्होंने हमारे लिए खुद को रिस्क पे डाला है, उन सब का हमें यहाँ पर थैंक्स मतलब बोलना चाहिए. ठीक है, ये लोग बिकॉज फ्रंट लाइन के ऊपर थे, डिस्पाइट बीइंग बिल्कुल कोविड के सामने होने के बावजूद दे नेवर बैक्ड ऑफ. उन्होंने हमेशा मतलब हमारे उसके लिए मतलब हमारे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने हमेशा मतलब खुद वो जॉब पे गए. राइट, अब देखिए, जितने भी लोग हेल्थ केयर और पर्सनल वर्कर्स के थे ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग थे, दे वर एक्चुअली वुमेन्स. मतलब वुमेन्स मेड अ मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल केयर, जो कि पैंडेमिक के टाइम में लगातार काम कर रही थी.
अब हम जानते हैं कि कोविड के कारण जो हमारा हेल्थ केयर और पर्सनल केयर का जो नीड्स है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। इस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। नाउ इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो मतलब अपॉर्चुनिटी जो इंक्रीज हुई है उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ द आर? द नीड ऑफ द आर इज द कंसर्टेड एफर्ट्स एंड टारगेटेड स्ट्रेटजीज। हमें यहाँ पर कुछ ऐसे टारगेट्स बनाने होंगे किस तरीके से वुमेन्स को हम और ज्यादा लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और ज्यादा हमें यहाँ पर एफर्ट्स करने होंगे ताकि जो हमारे आसपास का एटीट्यूड को हम चेंज कर सकें। देयर आर वेरियस सेक्टर्स जहां पे एक टाइप का स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक टाइप का एटीट्यूड बना हुआ है कि वुमेन्स वहां पे काम नहीं कर सकती है, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन सब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वन थिंग दैट इज एक्चुअली राइट नाउ नीड ऑफ द आर्टिस्ट कि हमें बहुत सारे सबको साथ में मिलकर एक एफर्ट्स लगाने होंगे, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी होंगी और अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा ताकि वुमेन्स जो है वो इस अपॉर्चुनिटीज का अपने आप को एडवांटेज ले सके और इस चीज के अंदर बेनिफिट लेकर अपने आप को एनरोल करा सके। नाउ तीन चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज वुमेन्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल ट्रेनिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। दीज थ्री आर द नीड ऑफ द आवर। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मिलती है तो वो एक्चुअली अपनी लाइफ को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राइट नाउ हम जानते हैं कि वुमेन का जो वर्कफोर्स है राइट नाउ इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ही लो है। 2019 से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 21% ऑफ द टोटल वुमेन ही ऐसी हैं जो कि या तो जॉब कर रही हैं या फिर जॉब ढूंढ रही है। अगर आप 2005 यानी कि आज से 15-16 साल पीछे जाएंगे तो अराउंड 32% वुमेन ऐसी थी जो कि काम कर रही थी, बट अभी ये रिड्यूस होकर 21% आ गया है। इसका मतलब क्या है? डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा इकोनॉमी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मतलब कंपैरेटिवली ग्रो हुआ है 2005 से, लेकिन जो वुमेन्स का जो शेयर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया। इस चीज को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए देयर इज अ टर्म, द टर्म इज कॉल्ड एज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म। देखिए फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, मतलब जो लेबर फोर्स है, हमारा लेबर फोर्स होता है कोई भी जो काम करता है उसके अंदर फीमेल एंड मेल दोनों आते हैं, तो लेबर फोर्स के अंदर इस फीमेल का कितना रेट है, मतलब उसके पार्टिसिपेशन का रेट कितना, उसे कहते हैं FLFF। इसका मतलब है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब अगर आप जितने भी ब्रिक्स कंट्री देखेंगे यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब में सबसे लोएस्ट जो है वो इंडिया का है। सिमिलरली इंडिया के आसपास जो साउथ एशियन कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वो भी हमसे बेटर कर रहे हैं, मतलब वो हमसे ज्यादा वुमेन्स को यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। कंपैरेटिवली इंडिया इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। इन सब चीजों से हमें यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। नो देखिए जो हमारा फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको इंक्रीज करना बहुत ही क्रूशियल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें यहाँ पर इकोनॉमिक अपने जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा जो जीडीपी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसके अलावा अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना है, इसके अलावा अगर हमें 2030 वाला जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करना है, तो भी हमें यहाँ पर वुमेन्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखना होगा। आपको एसडीजी याद है? हमने 2-3 दिन पहले इसको एसडीजी के बारे में काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिए टोटल 17 एसडीजीज प्रेजेंट है, इसके अंदर 2030 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। अगर आपको याद होगा तो उसमें दो बेसिकली ऐसी एसडीजीज मतलब एसडीजी हैं जो कि डायरेक्टली फीमेल के वर्कफोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। फर्स्ट इज क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और सिमिलरली नंबर 5 पे वी हैव जेंडर इक्वालिटी। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली काम करती है कि मेल और फीमेल को आप किस तरीके से काम कर सकते हो, ये डायरेक्टली काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब बात करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, नंबर 10 ये बात करता है कि किसी टाइप का इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से हम रिच और पुअर के बीच में मतलब इनइक्वालिटी को डिफरेंस को फिनिश करना चाहते हैं, सिमिलरली मेल और फीमेल के बीच का जो इनइक्वालिटी है उसको भी डिफरेंस को फिनिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम मेल को जो प्रोवाइड करते हैं सेम चीज हमें फीमेल को भी प्रोवाइड करना होगा। सिमिलरली इंडस्ट्री को इनोवेशन करना है, तो इन सब चीजों में बेसिकली डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अगर हम उस चीज को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में पीछे रह जाएंगे। नाउ एक चीज आप यहाँ पर जानते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो राइट नाउ बहुत ही यंग है, राइट? इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन राइट नाउ वर्ल्ड की। अगर आप हमारा जो मीडियन है उसको देखेंगे तो इट इज अराउंड 29 ईयर्स, मतलब हमारा एवरेज पॉपुलेशन 29 साल का है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हैं, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके इंडिया के पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वुमेन एंड गर्ल्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए मेल से अगर आप सिर्फ आदमियों से काम करवाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने पॉपुलेशन का सिर्फ 50% ही यूज कर रहे हैं, बाकी जो फीमेल जो 50% प्रेजेंट है आप उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप इनके टैलेंट का, इनके हार्डवर्क का भी यूज कीजिए, तब आप अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा फास्ट ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा आगे लेके जा पाएंगे। Now what is the यहाँ पे चैलेंज फॉर इंडिया, what is the chance for India actually? देखिए there have been several countries like China, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, इन लोगों ने यहाँ पर पास्ट में शो किया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज किया और कितने फास्ट उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ किया। क्या आज हम जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया सबकी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग नेशंस में से एक है राइट नाउ। देखिए सिंगापुर, ताइवान इतनी छोटी छोटी कंट्री है, बट इसके बावजूद आप जानते हैं कि जो ताइवान है उसके अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो चिप्स का मतलब चिप मेकिंग इंडस्ट्री है, चिप मतलब वो वाला जो सेमीकंडक्टर वाला होता है वो बनाने का सबसे बड़ी इंडस्ट्री राइट नाउ ताइवान के अंदर प्रेजेंट है। साउथ कोरिया एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है राइट। तो हम देख सकते हैं इन्होंने अपने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज किया था। इंडिया के अंदर लेकिन ये चीज नहीं
नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, इन सब के कारण क्या होता है, हाउस होल्ड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि कहीं ना कहीं जो वुमेन्स हैं उनको चांस ही नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, वो अपने आप को ऊपर लेके जा पाए। देखिए, अगर हम कुछ वुमेन्स को देखते हैं जो कि ऊपर जा पाई है, दैट इज बिकॉज दे हैव फॉट दो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। बट राइट नाउ अभी भी अगर आप रूरल एरियाज के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं मतलब जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास वो वाला टैलेंट है, बट इसके बावजूद वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे नहीं उठ पा रही है। सो यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक टाइप का एस्टिमेट निकाला, यूएन का वुमेन एस्टिमेट नाम का एक रिपोर्ट निकाला, जिसके अंदर ये बोला गया कि राइट नाउ जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो सबके सब वुमेन है। राइट नाउ मोर देन 80% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स जो है राइट नाउ नर्सेस या फिर मिडवाइफ्स हैं, यानी कि वो वुमेन्स हैं। मतलब देख रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो फोर्सेस हैं दैट इज वुमेन्स। सेकंड चीज, अगर आप एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर वुमेन्स है। नेक्स्ट, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के सेक्टर के अंदर प्रेजेंट है वो भी वुमेन्स है। तो देख रहे हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पर्सनल केयर सर्विसेज हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब वुमेन जो है काफी ज्यादा मतलब लार्ज अमाउंट में यहाँ पे एम्प्लॉयड है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, देखिए एक तरफ हेल्थ है, एक तरफ एजुकेशन है, और एक तरफ मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन है, तो किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ज्यादा लेबर्स की जरूरत है? सोचिए, देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप मशीन से काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं मशीन से काम कर सकते हैं, बट क्या आप हेल्थ या एजुकेशन के अंदर मशीन से काम कर सकते हैं? राइट, मतलब यहाँ पर आप नहीं कर सकते। हेल्थ एंड एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो ज्यादा लेबर इंसेंटिव है, वहां आपको ज्यादा लेबर्स वगैरह चाहिए ताकि आप बेटर तरीके से चीजों को यूटिलाइज कर सको। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको हेल्थ और सेक्टर के मतलब हेल्थ सेक्टर, पर्सनल केयर सेक्टर, इन सब के अंदर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू बाकी जितने भी सेक्टर वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया, उसके अंदर ये बोला है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्सनल केयर की इकोनॉमी के अंदर, मतलब चाइल्डहुड केयर के अंदर, बच्चों की केयर के अंदर, अगर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट हैज द पोटेंशियल टू जनरेट टोटल ऑफ 69 मिलियन जॉब्स 2030 तक, यानी कि अगले 8 सालों के अंदर हम ऑलमोस्ट 70 मिलियन जॉब्स जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं राइट नाउ इंडिया के अंदर। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इन सब चीजों की अगर हम करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम चाइल्ड केयर सर्विसेज हमें देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ केयर सर्विसेज हमें चाइल्ड केयर सर्विसेज को भी लगाना होगा। चाइल्ड केयर सर्विसेज बेसिकली एक ऐसी चीज हो सकती है जहां पर छोटे बच्चों को रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब जो मदर्स वगैरह, जो वर्किंग मदर्स है, वो क्या करेंगे, अपने छोटे बच्चों को अपने उस पर्टिकुलर केयर सर्विस के अंदर रख देंगी, वहां पर उस बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद अपने काम के बाद वो वुमेन्स आकर अपने बच्चों को ले लिया करेंगे। इससे क्या होगा, इससे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है एज बीइंग अ मदर, प्लस साथ में वो कोई ना कोई काम भी कर सकती है, जो भी वो लेबरिंग मतलब लेबर फोर्स का एक पार्टिसिपेंट बनना चाहती है, किसी ऑफिस के अंदर काम करना चाहती है, जो भी करना चाहती है वो बहुत ही इजीली यहां पर किया जा सकता है, बिकॉज वहां पर दोनों टाइप के उसको फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का सीधा सा मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क या फिर शॉर्ट टर्म वर्क। देखिए, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, जहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, रिटेल सेक्टर, पर्सनल सेक्टर, हर एक सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट आपको राइट नाउ गिग इकोनॉमी मिल जाएगी। तो देखिए, इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो कि गिग और प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करता है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा लगाता है, और इसका मेन रीजन है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। राइट नाउ इंडिया में ऑलमोस्ट हर पर्सन के पास स्मार्टफोन्स है, हर पर्सन के पास लो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट है। देखिए, ये जो गिग इकोनॉमी है ना वो एक ऐसा सेक्टर था जो कि पैंडेमिक के टाइम में भी बंद नहीं हुआ था। पैंडेमिक के टाइम में वर्क फ्रॉम होम लगातार चल रहा था, अगर आपको याद होगा तो, राइट, वो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी के थ्रू ही चल रहा था। और प्लेटफॉर्म जॉब एक ऐसा, यानी कि जो गिग इकोनॉमी होता है एक ऐसा चीज होता है जहां पर आपको किसी भी टाइप का एंट्री बैरियर नहीं मिलता है, मतलब किसी भी टाइप के नीड्स, एस्पिरेशन, इन सब की जरूरत नहीं है। मतलब कोई पर्सन किसी भी पर्टिकुलर टाइप के स्किल सेट के साथ इस चीज के अंदर एंटर कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, उसको बस काम सीखने की जरूरत है, उसको बस काम आते होना चाहिए। तो द क्वेश्चन कम्स कि हाउ कैन वी रिवाइटलाइज दिस पर्टिकुलर गिग इकोनॉमी को हम किस तरीके से वुमेन के लिए यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए, वुमेन्स को ऐसे जॉब काफी ज्यादा पसंद होते हैं जहां पर पहली बात तो इनकम हो रहा, सेकंड चीज वर्क फ्रॉम होम का अगर उनको पोटेंशियल मिले तो इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स वगैरह हैं, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर, वहां पर वर्किंग फ्रॉम होम, सेकंड चीज जॉब फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो इसके अलावा एक टाइप का रिमोट वर्क भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम का एक टाइप का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है बहुत सारी वुमेन्स जो है अपने घर से रहकर सिंपली किसी भी लोकेशन से मैन या वुमेन जो है अपना काम वगैरह कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर दो चीजें जो होती है सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट इज इंटरनेट एंड सेकंड इज स्मार्टफोन्स। देखिए, राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट के मामले में जो मेन है दे गेट मोर इंटरनेट एज कंपेयर टू फीमेल, एज मतलब एक टाइप का सर्वे ऐसा बोलता है कि वुमेन का जो एक्सेस है टू द इंटरनेट वो कंपैरेटिवली लो है एज कंपेयर टू मेन से। सिमिलरली स्मार्टफोन्स अगर आप बात करेंगे तो राइट नाउ टोटल जो मेन है इंडिया के अंदर प्रेजेंट है उनके पास ऑलमोस्ट 41% ऑफ मतलब मेन ऐसे हैं जिनके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन है, बट वुमेन की अगर आप बात करेंगे तो एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 26% ऐसे वुमेन्स प्रेजेंट है जिनके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन है। इस पर्टिकुलर
गैप को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस गैप को क्लोज कर पाएंगे तभी एक्चुअली जो गिग इकोनॉमी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर वाली इकोनॉमी है, उस चीज को हम प्रॉपर्ली इसका यूज उठा सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, वुमेन्स एंड गर्ल्स को पहली बात तो हायर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, इन दोनों चीजों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। नेक्स्ट इज उनको मोटिवेट करना होगा कि जो हायर एजुकेशन है उस चीज को वो मतलब परस्यू करे। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जो कि 12th के बाद, स्पेशली जो ग्रेजुएशन के बाद, वो छोड़ देती है, मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ देती है बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मदरहुड, इन सब के कारण वो छोड़ देती है। द पॉइंट इज उन्हें सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब अपने मदरहुड, अपने जो भी उनका जो भी पर्सनल मतलब काम है, उसके अलावा वो अपना जो प्रोफेशनल काम है उसको भी वो परस्यू कर सकती है। सिमिलरली उनके लिए स्कॉलरशिप वगैरह स्टार्ट किए जा सकते हैं और सारा। अगर कोई ऐसी लड़की है जो कि एक पर्टिकुलर मतलब अपने घर से निकल करके किसी बाहर पढ़ना चाहती है, तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी वो वहां पर पढ़ नहीं पाती है, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए, अगर वुमेन्स को आपको अपने लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड करना है तो आपको फिजिकल एसेट्स प्लस एम्प्लॉयमेंट स्किल जो है दोनों को यहाँ पे प्रमोट करना होगा। दोनों चीजों को साथ लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक चीज प्रोवाइड करेंगे, सेकंड चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। दोनों चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वुमेन्स को यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो किसी भी टाइप की गिग, प्लेटफॉर्म, केयर सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर अपना काम कर सके। सिमिलरली बहुत सारी वुमेन्स ऐसी भी है जो कि ऑलरेडी स्किल्ड है, उनको पीएलआई स्कीम, जो हमारा आपको याद होगा पीएलआई स्कीम टोटल जो 14 सेक्टर के अंदर स्टार्ट हुआ है, उस पीएलआई स्कीम के अंदर भी उनको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जॉब्स वगैरह प्रोवाइड किया सकते हैं ताकि वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने टैलेंट को यूज कर सके और अलग अलग टाइप के काम कर सके। नेक्स्ट हम ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम में सब अपने अपने घरों के अंदर है, दे कैन नॉट गो टू फार अवे प्लेसेस, ठीक है। और स्पेशली इंडिया के अंदर जो एक टाइप का कल्चर है कि वुमेन्स कैन नॉट गो टू फार अवे प्लेसेस, स्पेशली इन रूरल एरियाज, उस चीज को अगर आपको काउंटर करना है तो ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिंपली ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे उन गर्ल्स को स्किल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू मतलब फिजिकली वो लोग मोबाइल नहीं हो पाती है, कंस्ट्रेंट होती है। इन सब चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। अगर इंडिया के अंदर राइट नाउ जो हमारा रूरल एरियाज है उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारे पास स्किल ट्रेनिंग ऑनलाइन करने का मेथड्स है। हम लैपटॉप, मोबाइल्स, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं लोगों को, बच्चों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, वुमेन्स को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट आफ्टर 5 years जब वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी समझे तो उनके पास बहुत सारे स्किल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो। इसके अलावा जब भी हम किसी वुमेन्स को या फिर मेन को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारी एक चीज यहां पर होनी चाहिए, दैट देयर शुड हैव मतलब देयर शुड बी अ टाइप का प्रॉपर वेल डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए। मतलब कि अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो उस ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा। हम ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे। जो ट्रेनिंग राइट नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर्टिकुलर चीज के थ्रू उनको जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सब चीजों को हमें डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट नाउ अगर आपको इंडिया के अंदर एक चीज समझना है तो आपको देखना है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म तो है, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कहीं ना कहीं मतलब इशू चल रहा है। हमें फेडरलिज्म को प्रमोट करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ लेके जाना है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर बातचीत करें। सेंटर स्टेट साथ में मिलकर बातचीत करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जितने भी वुमेन्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाए, उनको जो चांसेस मिल रहे हैं उनको और ज्यादा मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, ये सब उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसके लिए एक चीज जरूर है, दैट इज इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। एक हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो कि वुमेन्स के लिए काम करता है। देन हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरमिनिस्ट्रियल चाहिए, तो हमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इसको डील करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ डील करना होगा। बेसिकली हर एक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ डील करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, ताकि वुमेन्स का जो मतलब पार्टिसिपेशन रेट है उसको हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकें, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट को स्किल ट्रेनिंग के बहुत सारे पार्टनर्स, प्राइवेट फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, इन सबको यहाँ पर साथ में आना होगा। सबके सब साथ में मिलकर वुमेन्स को काफी ज्यादा जो गर्ल्स वगैरह हैं, देखिए नॉट जस्ट गर्ल्स, मतलब नॉट जस्ट वुमेन्स जो कि 20+ हैं या फिर ऐसे कुछ, या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं जो गर्ल्स वगैरह जो होती हैं, जो भी छोटे क्लासेस में, जो 11 क्लासेस में या फिर 12 क्लासेस में, आप उनको अभी से स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप उनको अभी से स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो आफ्टर 3 to 4 years जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, दे विल बी ऑटोमेटिकली दे विल बी रेडी कि जो नेक्स्ट मतलब स्टेज है उनकी लाइफ का, यानी कि जो जॉब वाला स्टेज है उसके लिए वो अभी से रेडी होंगी। तो क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी स्किल सेट प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर आप जो भी केयर सर्विसेज वगैरह है उसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक तरफ तो आपने एजुकेशन प्रमोट किया, आपने हेल्थ केयर को प्रमोट किया, आपने जो भी आपका जो मतलब डे केयर सर्विसेज है आपने उसको प्रमोट किया। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ मतलब कर पाते हैं तो कहीं हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे, हम जो जेंडर इक्वालिटी है उसको हम सस्टेन कर पाएंगे, और सिमिलरली जो सोसाइटी का वेलबींग है उसको भी हम सस्टेन कर पाएंगे। और इसके थ्रू जो हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो मेन मकसद है, दैट इज द मेन मकसद इज उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को परसीव करना, वो स्ट्रेंथ को हम प्रॉपर्ली परसीव कर पाएंगे। द एम इज नॉट जस्ट कि उनको स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, दे आर ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हमें बस उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को परसीव करना है। तो ये था हमारा 4 ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जो कि कल ही हुआ है। ये एक टाइप का जो पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड पेशावर के ऊपर अभी रिसेंटली एक टाइप का सुसाइड बॉम्बिंग हुई है एक मॉस्क के अंदर। तो दैट मॉस्क वाज शिया मॉस्क, ठीक है। शिया मॉस्क होने के कारण क्या हुआ है, वहां पर एक अटैक हुआ है और वहां पर काफी लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मैं आपको समझाता हूं एक्जेक्टली हुआ क्या। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, पेशावर इज अ प्लेस इन पाकिस्तान। वेट, लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन मैप। इस चीज को देखिए, यहाँ पर देखिए, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के आप नॉर्दर्न साइड में देखेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, एंड
WFP, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर टोटल 4 स्टेट्स है, उनमें से एक ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेशावर। पेशावर के अंदर एक मॉस्क था जो कि शिया मॉस्क था बेसिकली, उसी के ऊपर रिसेंटली सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, उसके कारण अराउंड 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। मतलब अराउंड 62% ऑलरेडी मतलब मारे जा चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। नाउ ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि पाकिस्तान का जो ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली जब से तालिबान यहाँ पर पावर में आया अफगानिस्तान के अंदर, तब से जो ये टेररिज्म का इशू है ना काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया इन अफगानिस्तान, इन सीरिया, इन इराक, इन ईरान, और सिमिलरली अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो गया। ना समझिए एक चीज को, यहाँ पर जो अटैक हुआ है दैट वाज ऑन शिया माइनॉरिटी। तो ये कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है शिया वर्सेस सुन्नी का। मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ एक्जैक्टली शिया सुन्नी का इशू क्या है, बस उससे पहले आप समझिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो रीजन है उसके अंदर प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। नेक्स्ट चीज, 2018 के अंदर इससे पहले ऑलरेडी एक अटैक हो चुका है पाकिस्तान के एक मॉस्क के ऊपर, जहां पर क्वेटा नाम का एक प्लेस आप जानते होंगे। देखिए मैं फिर से आपको मैप में दिखाता हूं, क्वेटा जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द प्लेस, दिस इज पेशावर। पेशावर के बिल्कुल आप वेस्टर्न साइड देखिए ना, पाकिस्तान के बिल्कुल यहाँ बॉर्डर में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, दिस इज क्वेटा। और क्वेटा में लास्ट टाइम अटैक हुआ था, क्वेटा के ऊपर जब अटैक हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 150 लोग मारे गए थे वहां पर, ठीक है, लास्ट टाइम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जो ये अटैक हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया है, इट हैज बीन टेकन बाय आईएस। आप आईएस का नाम सुना होगा आपने, इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। लास्ट टाइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ था, यानी कि जो ये क्वेटा पे अटैक हुआ था वो भी उन्होंने किया था, और राइट नाउ जो अटैक हुआ है वो भी इन्होंने किया। नाउ लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली शिया सुन्नी का मतलब इशू क्या है। आपने शिया सुन्नी के बारे में काफी सुना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑन अ ब्लैंक पेज। ऑलराइट, देखिए होता क्या है कि इस्लाम जो है, इस्लाम वाज एक्चुअली लेड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद नाम के एक पर्सन थे जो कि इसको लीड करते हैं। नाउ इन 632 मतलब एडी इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है। 632 एडी के अंदर इनकी डेथ होती है। व्हाट हैपेंस इज कि जब इनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने कोई भी सक्सेसर अपना चूज नहीं किया था, मतलब ही डिडंट से कि मेरे बाद इस्लाम को कौन लीड करेगा, उन्होंने ऐसा नहीं बताया। सो व्हाट हैपेंड वाज 632 से लेकर के कुछ सालों तक लगातार ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि इस्लाम को एग्जैक्टली अब लीड कौन करेगा। सो वहां पर क्या हुआ, 2 डिफरेंट सेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हुए, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप स्टार्ट हुए। फर्स्ट जो ग्रुप था उसने ये बोलना स्टार्ट किया कि इस्लाम को जो लीड करेगा दैट शुड बी अ फैमिली मेंबर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का एक टाइप का फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, वही इस चीज को लीड करेंगे। एंड सेकंड जो ग्रुप थे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि अब हम मतलब जो फैमिली मेंबर्स है उसको हम इस तरीके से रूल नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि हम ना एक कंसेंसस के थ्रू हम एक न्यू रूलर को चूज करें। रूलर का मतलब है बेसिकली एक टाइप का लीडर को चूज करें और उस लीडर को हम आगे बढ़ा के ले चलें, ठीक है। मतलब बेसिकली वो एक लीडर को चूज करना चाहते थे। तो ये आप समझ गए। तो इस्लाम के अंदर 2 पार्ट डिवाइड हो गए। एक ने बोला कि हमें जो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली मेंबर्स हैं उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक ने बोला कि हम फैमिली मेंबर्स को आगे लेके नहीं जाएंगे, मतलब फैमिली मेंबर्स को नेक्स्ट रूलर नहीं बनाएंगे, हम बेसिकली खुद से चूज करेंगे कि हमारा नेक्स्ट लीडर कौन होना चाहिए। अब देखिए, जो पर्सन जिसने ये बोला कि हमें फैमिली मेंबर को आगे लेके जाना चाहिए उनको हम बोलते हैं शिया बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसको चूज किया हुआ अली नाम था उनका, ठीक है। अली वो पर्सन थे जो कि इनके सन इन लॉ हुआ करते थे, ठीक है, सन इन लॉ थे। तो बेसिकली मतलब शिया लोगों ने जो मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप था उन्होंने ये बोला कि हम अली को चाहते हैं कि नेक्स्ट लीडर बने और वो अब इस्लाम को मतलब आगे लेके जाए। और जो सेकंड ग्रुप था जिन्होंने बोला कि अब हम खुद से अपना लीडर चूज करेंगे, मतलब बेसिकली हम देखेंगे सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है और हम उनको आगे लेके जाएंगे, उनका नाम है सुन्नी, उनको सुन्नी बोलते हैं। और उन्होंने एक अबू नाम का पर्सन था उसको बोला कि अबू बनेगा। नाउ व्हाट हैपेंड वाज शिया और सुन्नी के बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और यहाँ पे जो शिया थे दे वर इन माइनॉरिटी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, शिया जो थे वो माइनॉरिटी के अंदर थे और जो सुन्नीज थे वो काफी ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर थे। सो शिया के माइनॉरिटी होने के कारण सुन्नीज ने अपना गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म कर लिया। सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, उन्होंने अपना लीडर जो था उसको बैठा दिया। तो लीडर बैठाने के कारण क्या हुआ, अबू बिकेम द फर्स्ट लीडर। तो अबू के बाद एक और सेकंड लीडर बनता है जो भी उनका नेक्स्ट कैलिफ। देखिए उनका जो लीडर होता है ना दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ किंग या फिर कोई रूलर नहीं बोलते, उसको कैलिफ बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा कैलिफ मूवमेंट, कैलिफेट मूवमेंट, खलीफा मूवमेंट ऑलरेडी इंडिया के अंदर भी हो रखा है 1919 के अंदर। पॉइंट इज उनको कैलिफ बोलते हैं। सो उन्होंने फर्स्ट कैलिफ बनाया अबू को, ठीक है। सेकंड कैलिफ उन्होंने नेक्स्ट किसको बनाया, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड कैलिफ बनाया। नाउ देखिए जब ये मतलब जो सुन्नीस थे उनका जो कैलिफ बन रहा था ना, तो शिया के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पे लगातार बढ़ रही थी। शिया लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिया चाहते थे कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कहीं ना कहीं कैलिफ बने। तो 3 कैलिफ सुन्नी के बनने के बाद जो फोर्थ जो कैलिफ था वो शिया का जो ये जो पर्सन था ना अली को यहाँ पर फोर्थ कैलिफ बनाया जाता है, ठीक है, मुस्लिम का मतलब इस्लाम का। व्हाट हैपेंस इज जैसे अली यहाँ पर मतलब कैलिफ बनता है ना, जैसे ही बनता है और वो डिफरेंट वगैरह चेंजेस वगैरह लाने स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो शिया वाले मतलब जो सुन्नी वाले बेसिकली होते हैं उनमें से कुछ लोग आकर अली को मार देते हैं, मतलब अली वाज असैसिनेटेड, ठीक है। अली को जब असैसिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली शिया और सुन्नी का प्रॉब्लम जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। बिकॉज शिया के जो सबसे बड़े लीडर थे
जिनको बेसिकली शिया अपना नेक्स्ट इस्लाम का लीडर मानते थे, उनको सुन्नीस को द्वारा मतलब मार डाला गया था, ठीक है, असैसिनेट कर दिया गया था। दैट इज व्हाई यहां से शिया और सुन्नी के बीच का जो प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हो गया। नाउ ये मैं बात कर रहा हूं आपको 632 एडी जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई थी, उससे लेकर के 650 एडी के आसपास का ये मैं आपको पूरा मैंने ये कहानी सुनाया। नाउ ये कहानी कहां पे फिनिश होती है, लेकिन समझिए 650 एडी से लेकर के ऑलमोस्ट यहां पर आप समझेंगे 12th सेंचुरी तक या फिर 13th सेंचुरी तक समझिए, किसी भी टाइप का कोई भी यहां पर मतलब कोई रिलीजियस वायलेंस कभी नहीं हुआ। मतलब शिया और सुन्नी के बीच में कभी भी कोई वॉर नहीं हुआ, कोई कभी भी अटैक नहीं हुआ, किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज शिया अपने खुद की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, सुन्नी अपने खुद की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। दोनों अपना देखिए दोनों साथ में रहते थे, बट दोनों अपने अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। प्रैक्टिसेस क्या क्या है वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देखिए आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, राइट? इंडिया इज अ वेरी वेरी सेक्युलर कंट्री एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सेक्युलर कंट्री यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द रिलीजन ऑफ ऑल, ठीक है? एवरी सिंगल रिलीजन के बारे में बेसिक चीजें अगर आपको मालूम है ना, दैट इज मोर देन इनफ। अब आपको देखिए जिस तरीके से आप हिंदुइज्म के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, सिमिलरली यू शुड आल्सो रीड अबाउट इस्लाम। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर अच्छी चीजें क्या हैं, हिंदुइज्म के अंदर अच्छी चीजें क्या हैं, बुद्धिज्म के अंदर अच्छी चीजें क्या हैं। आप उन सब चीजों को फॉलो कीजिए। गांधी जी हमेशा कहते थे डोंट ट्राई टू लिमिट योरसेल्फ टू अ सिंगल रिलीजन। हर एक रिलीजन के अंदर जो चीजें अच्छी हैं आप हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपर्ली फॉलो करो और हर चीज को आगे लेके जाने की कोशिश करो, ठीक है? सो आप समझिए यहाँ पे तो आप शिया और सुन्नी का मेन प्रॉब्लम समझ के यहां से इमर्ज होता है, लेकिन 12th-13th सेंचुरी तक आज तक मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। नाउ इन द रीसेंट पास्ट 1970s के आसपास में क्या हुआ, ये मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब बेसिकली टाइप का वॉर हो जाता है, ठीक है? मतलब शिया और सुन्नी के बीच में एक दिक्कत हो जाती है और काफी ज्यादा वॉर वगैरह क्रिएट हो जाता है। और 1970s से एक्चुअली जो सुन्नी जो कि यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर है, उन्होंने शियास के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सिमिलरली जो आईसिस है यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है, दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सुन्नीस, ठीक है? यानी कि वो मेजॉरिटी वाली का पार्ट है और वो क्या करता है, लगातार शियास के ऊपर बॉम्बिंग करता है। नाउ शियास कहां प्रेजेंट है? देखिए इंडिया के अंदर जो कुछ मुस्लिम प्रेजेंट है वो शियास हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है वो शियास हैं, अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है कुछ शियास हैं और मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो हैं वो सुन्नीस हैं, ईरान के अंदर जो शियास हैं, इराक के अंदर मतलब शियास हैं, सऊदी के अंदर सुन्नीस हैं, राइट? आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इमर्ज हो गया और इसी कारण शिया और सुन्नी का जो मेन प्रॉब्लम था वो स्टार्ट हुआ। ये मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि एक्जैक्टली शिया और सुन्नी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो कैसे हो रहा है, कैसे कैसे इमर्ज हुआ था, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया, बहुत ही बेसिक चीजें बताई है, मैंने बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर नहीं बताई है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर कोई और टॉपिक आता है जिसके अंदर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं आपको डेफिनेटली सब कुछ मतलब शेयर करूंगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम जानते हैं कि आईसिस कौन थे? सुन्नीस थे। नाउ सुन्नीस ने क्या हुआ, इनका जो इनका एनिमोसिटी था यानी कि जो इनका एंगर था, जो इनका हेट्रेड है बेसिकली शियास के अगेंस्ट, ये वेल नोन है। हम मतलब जैसा मैंने आपको बताया ये मतलब सेंचुरीज से मतलब चलता आ रहा है लगातार, लेकिन कभी ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ये टेररिस्ट ग्रुप बनता है तो उन्होंने प्रॉब्लम जो थी उसको काफी इंक्रीज कर दिया। ना इसके ऊपर इसके अलावा जो इराक है, सीरिया है, इन सब के अंदर भी शियास और मतलब शियास रहते हैं, शियास की पॉपुलेशन रहती है और शियास की पॉपुलेशन के ऊपर लगातार सुन्नीस जो है वो अटैक करते रहते हैं। बिकॉज देखिए वो यहाँ पे जस्टिफिकेशन, उनका जस्टिफिकेशन है रिजेक्शनिस्ट ऑफ इस्लाम। नाउ सुन्नीस का कहना यह है कि जो शियास हैं वो इस्लाम के रिजेक्शनिस्ट हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद का जो लाइन है, मतलब जो हेरिडिटरी लाइन है, उसी के लोग लीडर बनते रहे। शियास तो मतलब ये शियास का सोच था कि जो हेरिडिटरी लाइन है मतलब उन्हीं को यहाँ पे रूलर बनाना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे कैलिफ बनाना चाहिए। बट सुन्नीस बोलते हैं कि ये इस्लाम का ट्रू सेंस नहीं है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है और इसी कारण शियास मतलब सुन्नीस जो है वो शियास के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है? आप समझ गए? अब अफगानिस्तान के अंदर जो है वो आईसिस का एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है, इसका नाम है खुरासन, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन उसको बोलते हैं, आईएस के बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में इसको, ठीक है? इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे शियास और जो सिख वगैरह जो कि अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं उन सब के ऊपर काफी ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर काफी ज्यादा टारगेट किया उन्होंने पिछले 2-3 सालों के अंदर और काफी सारे अटैक किए हैं और उस सबका सब नाम जो है नाम दिया गया है सुन्नी वर्सेस शिया को। तो समझ रहे हैं? डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक टेररिस्ट अटैक है, आप एक एक बेसिकली मॉस्क के अंदर जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो और आप फिर जाके नाम दे रहे हो कि सुन्नीस ने अटैक किया शियास के ऊपर, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है, ये पहले अफगानिस्तान का एक रीजन है बेसिकली नानगढ़। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिस इज मान लीजिए अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, तो नानगढ़ यहाँ पर बिल्कुल बीच के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पर नानगढ़ जो है अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर पहले जो इस्लामिक स्टेट था सिर्फ इसी पार्ट के अंदर यहाँ पर मतलब हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अफगानिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गया। आपको पता है अफगानिस्तान का जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मारीब रीजन, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज मारीब रीजन। जो मारीब रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेस वगैरह प्रेजेंट है। ना अफगानिस्तान का जो तालिबान गवर्नमेंट आया उसने अपने आप को लिमिट करने की कोशिश की इस पर्टिकुलर पार्ट में। ना अफगानिस्तान का जितना भी मतलब मेन गवर्नमेंट यानी कि जो राइट नाउ तालिबान है वो नॉर्दर्न पार्ट में प्रेजेंट है, उसके कारण जो ये वाला रीजन है ना कहीं ना कोई अनगार्डेड है। देखिए ऐसा नहीं कि तालिबान इन सब रीजन को गार्ड नहीं कर रहा है, गार्ड कर रहा है, बट जिस इस पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस है तालिबान का राइट ना और बाकी रीजन्स के अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही वीक है, उसे कारण इस्लामिक स्टेट ने खुद को यहाँ पर प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दिया, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ना देखिए समझिए इस चीज को, अगर अफगानिस्तान मतलब ये जो यहाँ पर जो मतलब आईसिस है बेसिकली, आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन है बेसिकली, अगर वो बीच से उठ करके यहाँ पर बॉर्डर तक आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता बहुत ही इजीली वो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर सकते हैं? एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर अफगानिस्तान से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया। लेट मी शो यू दिस ऑन मैप।
मैं आपको देखिए, दिस इज अफगानिस्तान, यहाँ पर कई नामघर प्रेजेंट है जहां पर एक्चुअली अभी तक जो मतलब आईसिस है, मतलब बेसिकली आईएसके है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। नाउ दिस इज पार्ट इज कॉल्ड एज मारीब रीजन, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द और जो रिसोर्सेज वगैरह अफगानिस्तान के अंदर वो यहीं प्रेजेंट है। तो तालिबान ने खुद को यहाँ पर लिमिट किया हुआ है, ऑल्दो उनका प्रेजेंस पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर है, बट सबसे ज्यादा हैविली गार्डेड जो है वो ये वाला पार्ट है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये वाला पार्ट वीकली गार्डेड है तो बहुत सारे अफगानिस्तान में जो आईएसके वाले मतलब लोग हैं, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान वाले लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर इस साइड में, ईस्टर्न साइड में ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है, स्प्रेड करना स्टार्ट किया। इसलिए ये वाला जितना भी आप रीजन देख रहे हैं ना, इस सारे रीजन से कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर से भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पर आप ये वाला प्लस देखेंगे, ये वाला मतलब सॉरी ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर पेशावर प्रेजेंट है और यहाँ पे कोटा प्रेजेंट है। तो पेशावर पे भी ऑलरेडी अटैक हो चुका है, कोटा पे भी अटैक हो चुका है। और देखिए पेशावर पे दिस इज नॉट द फर्स्ट अटैक, अगर आपको याद होगा 2017 या फिर 18 के अंदर देयर वाज अ अटैक ऑन स्कूल चिल्ड्रन, जहां पर स्कूल के बच्चों को मार डाला गया था। मोर देन 100 चिल्ड्रंस वर किल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो दिस इज द एक्चुअली थिंग जो कि शो करता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है दैट इज नॉट स्ट्रांग। पहली बात तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, और सेकंड चीज उसके यहाँ पर पूरी तरीके से जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिक्योरिटी हो चुका है ना, सिमिलरली यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सिक्योरिटी हो रखा है, और जो पाकिस्तान है उसके अंदर भी ब्रेकडाउन ऑफ सिक्योरिटी हो रखा है। दैट इज वाई पेशावर अटैक जो है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो आईसिस का थ्रेट है वो लगातार स्प्रेड हो रहा है, और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के थ्रू, मतलब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है जो कि पोरस बॉर्डर है बेसिकली, इस पर्टिकुलर बॉर्डर से वो डायरेक्टली एंटर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और वहां पर जाकर अटैक कर रहा है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर दो मेन ग्रुप्स प्रेजेंट है, सुन्नीज एंड शियाज। नाउ सुन्नीज जो है यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर है और शियाज अराउंड सिर्फ 20% है, यानी कि सुन्नीज 80% है और जो शियाज है सिर्फ 20% है। नाउ 20% होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मतलब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, माइनॉरिटी के होने के कारण इनके ऊपर काफी अटैक्स वगैरह होते रहते हैं, मतलब बहुत सारा सेक्टेरियल जो वायलेंस वगैरह है वो ऑलरेडी लगातार होता रहता है। यहाँ तक कि सुन्नी के तो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। उनमें से एक का नाम है तहरीक लबिक पाकिस्तान और सेकंड इज अहल सुन्नत वाल जमात। ये दोनों जो है ये काफी ज्यादा शियाज के ऊपर अटैक करते रहते हैं लगातार, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो पंजाब है, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है जो कि हमारे पंजाब से बिल्कुल मतलब वो है रुकिए एक मिनट, ये देखिए दिस इज बॉर्डर, दिस इज पाकिस्तान का पंजाब एंड दिस इज इंडिया का पंजाब, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो ये पहले पंजाब काफी ज्यादा लार्जर हुआ करता था, इसी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो इंडिया के पास है, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है। जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके अंदर कुछ दिनों पहले एक बिल भी पास किया गया था, उस पर्टिकुलर बिल का नाम था तफज्जुज ए बुनियाद इस्लाम। इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू ये बोला गया था कि जो इस्लाम का जो मेन इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, दैट विल बी थ्रू सुन्नीज। अब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सुन्नीज जो है वो यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर है, तो सुन्नीज ने यहाँ पर ये बोला है कि जो हम जो इंटरप्रेट करेंगे वही असली इस्लाम होगा, जो शियाज बोलेंगे दैट विल नॉट बी इस्लाम। उसके कारण शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर और ज्यादा इमर्ज हो गया, और ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। इन सब चीजों के कारण जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नो देखिए एक चीज समझिए, शिया और सुन्नी का बीच जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो चीज यहाँ पर रुक नहीं रही है। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हम जानते हैं कि शिया और सुन्नी जो एक दूसरे के मतलब लोग हैं, उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो एनिमोसिटी रहती है, हेट्रेड रहती है। इसी चीज का फायदा यहाँ पर टेररिस्ट उठा रहे हैं जो सुन्नीस का नाम लेकर के शियास के ऊपर अटैक करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर भी यही हो रहा है, सुन्नीस का नाम लेकर मतलब जो शियास है उनके ऊपर अटैक हो रहा है। और सेम चीज इराक और सीरिया के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, 2 साल 3 साल से यही हो रहा है। जो आईसिस आपने सुना होगा, आईसिस ने जो सीरिया और इराक के ऊपर जो मतलब लिटरली हैवक क्रिएट कर दिया था, दैट वाज एक्चुअली शिया और सुन्नी के नाम पर। मतलब सुन्नीज ने बोला कि हम शिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स में इस्लाम को बचाने के लिए, एंड दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। इसी कारण जो शिया और सुन्नी का जो सेक्टेरियल सिविल वॉर है वो लगातार इमर्ज हो रहा है। तो आप देखेंगे अगर जो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ दैट इज नॉट द एंड, ये ऐसा नहीं कि लास्ट अटैक था, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर आप देखिए सोचिए, अगर पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगा, टेररिस्ट को अगर रोकेगा नहीं, तो ये सब चीजें बहुत ही कॉमन हो जाएंगी। इन सब चीजों को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अभी देखिए, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है, जहां पर तालिबान यहाँ पर वो आ गया है, पावर के अंदर आ गया, उसके कारण पाकिस्तान के ऊपर जो डेंजर है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो वन ऑफ द वो गवर्नमेंट है जो कि तालिबान को सपोर्ट कर रही है, और तालिबान के अपोजिट यहाँ पर मतलब जो आईसिस है वो बैठा हुआ है। सोचिए आईसिस यहाँ पर तालिबान के अपोज में है और तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आईसिस पर जो पाकिस्तान है उसके ऊपर भी अटैक करेगा। इसी कारण यहाँ पर तालिबान के अगेंस्ट होने के कारण वो आईसिस ने पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया, तालिबान का अच्छी रिलेशनशिप है पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान है उसके साथ, तो दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप होने के कारण देखिए ये और ये दोस्त है, बट इसका दुश्मन है यहाँ पर आईसिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका दुश्मन अगर आईसिस था तो इसका दुश्मन भी ऑटोमेटिकली आईसिस हो जाता है, एंड दैट इज वाई तहरीक जो तालिबान है उसके ऊपर भी जो आईसिस है वो लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके कारण पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो देखिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के अंदर क्या करना है। ये चीजें हमारे खुद के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, बट बिकॉज आप समझेंगे अगर दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया ना, राइट।
तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घुसते हैं तो उसके बाद वो नेक्स्ट टारगेट इंडिया को बना सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू यहाँ पर बी वेरी वेरी अवेयर। और इस पर्टिकुलर पार्ट में जो बॉर्डर एरिया है, इस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया के अंदर हमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज को लगाना होगा, कुछ ऐसे स्ट्रेंथ वगैरह लगाने होंगे जिसके थ्रू कोई भी टेररिस्ट वगैरह इस चीज के थ्रू एंटर ना कर सके, राइट। तो इस चीज के लिए अगर यहाँ पर पाकिस्तान कंपैरेटिवली अगर इससे सेफ रहता है तो इंडिया भी कंपैरेटिवली काफी सेफ रहेगा, ठीक है। इसी चीज के लिए हम इस चीज के बारे में काफी बात कर रहे हैं। तो हमने जैसा देखा, मतलब इस्लामाबाद यानी कि जो पाकिस्तान है उसने तालिबान को सपोर्ट किया था, उसी चीज के कारण जो आईसिस है उसके पीछे भी पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे भी पड़ा हुआ है। और उसके कारण जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इंटायर रीजन है, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया वाला रीजन है, वो काफी ज्यादा सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही फ्रेजाइल है। तो एक चीज आपको समझना होगा, पेशावर पे जो रिसेंटली अटैक हुआ है दैट इज अ वार्निंग टू पाकिस्तान, जो कि ये शो करता है कि जिहादिज्म जो है फिर से मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न हो रहा है। जिहाद क्या है? जिहाद आप देखेंगे तो एक टाइप का इस्लाम का एक वर्ड है जिसके थ्रू वो लोग जो मतलब जो एनिमीज होते हैं उनको मारने की बात करते हैं। बट अगर आप समझेंगे कि कुरान के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है जिहाद, दैट एक्चुअली डजंट मीन्स एनिमी को मारना, दैट मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनिमीज प्रेजेंट है ना उनको मारना, जैसे कि ईगो, ठीक है, देन वी हैव सेल्फिज्म, जो सेल्फिशनेस, इन सब चीजों को मारना, दैट इज द मेन जिहाद। इस्लाम के जो बहुत सारे प्रोपोनेंट्स है वो ये भी बोलते हैं कि एक्चुअल जिहाद इज नॉट टू किल पीपल, इट इज टू किल दोज बैड क्वालिटीज जो कि हमारे अंदर राइट नाउ प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अभी राइट नाउ एंटी शिया के मतलब नैरेटिव को देखेंगे तो राइट नाउ जो शिया और सुन्नी के बीच का जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अगर ये जो एंटी शिया वाला जो नैरेटिव है स्पेशली वर्ल्ड लेवल पे उसको अगर जल्दी से जल्दी रिड्यूस नहीं करता है तो कहीं ना कहीं एनार्की और जो सेक्टेरियन ब्लड लेटिंग है यानी कि जो खून खराबा है वो पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों ही नेक्स्ट ब्लडशेड के ग्राउंड हो सकते हैं अगर जल्दी से शिया और सुन्नी का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म ना हुआ तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। देखिए इस पर्टिकुलर चीज के अंदर शिया और सुन्नियों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा मतलब ब्रीफली बताया कि एग्जैक्टली जो हमारा जो मतलब जो इनका जो पास्ट है बेसिकली किस तरीके से इवॉल्व हुआ है और किस तरीके से वो अभी के टाइम में जो प्रेजेंट ऑर्डर है उसको किस तरीके से चैलेंज करता है। ये चीज हमारे इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जो हमारा जीएस पेपर 2 है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि एग्जैक्टली कैसे होता है। आप चाहे तो इस चीज को अपने खुद के वर्ड्स में किसी कॉपी या फिर पेज के ऊपर लिख के देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपको चीजें याद रहेंगी और उसके बारे में आपको और भी चीजें हल्की हल्की चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जितनी ज्यादा चीजें मालूम होंगी वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, आपके मेंस के अंदर भी हेल्प करेगा और सिमिलर आपके प्री के अंदर तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।